लेट्स स्टार्ट विद अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहले है भारत और क्रोएशिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेंकोविच के निमंत्रण पर 18 जून 2025 को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की। तो जून में करी थी कहाँ की? क्रोएशिया की यात्रा। और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं आंद्रेस प्लेंकोविच। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा थी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मतलब जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी क्रोएशिया की कौन सी यात्रा थी? पहली यात्रा थी। इसमें यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, पहली यात्रा थी, दूसरी यात्रा थी, तो ये थी पहली यात्रा। इस यात्रा में 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। कौन कौन से थे? जैसे मतलब समझौते किस किस पर हो सकते हैं? जैसे विज्ञान के लिए हो सकता है, कृषि के लिए हो सकता है, ट्रेड के लिए हो सकता है, कल्चरल कोई समझौता हो सकता है, या फिर कोई और किसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समझौता हो सकता है। तो यहाँ पे 4 समझौते किए गए। एक तो कृषि से संबंधित था, दूसरा विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित था, तीसरा संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था, चौथा था जागरेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ के नवीनीकरण संबंधी समझौता। मतलब जो जागरेब विश्वविद्यालय है वहाँ पे पहले से ही हिंदी पीठ है, उसके नवीनीकरण के लिए समझौता किया गया। क्रोएशिया को मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना पर सहमति व्यक्त की गई है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की भूमिका पर जोर दिया गया है। कौन सा गलियारा? भारत मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारे की भूमिका पर जोर दिया गया है। भारत साइप्रस समझौता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 16 जून 2025 को साइप्रस गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की। यानी वो भी जून में थी, ये थी 18 जून को, और ये 18 जून को क्रोएशिया की यात्रा। मतलब इनको कई बार क्रम लगाना पूछ लेते हैं। तो 18 जून को उसकी क्रोएशिया की यात्रा, साइप्रस की यात्रा 15 से 16 जून 2025 को साइप्रस गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन थे? निकोलस क्रिस्टोडुलाइडेस के निमंत्रण पर हुई। यह यात्रा 2 दशकों से भी अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा साइप्रस दौरा था। मतलब कि 2 दशकों से भी ज़्यादा समय के बाद ये किसी प्रधानमंत्री का दौरा था साइप्रस के लिए। और वहाँ के राष्ट्रपति इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मतलब एक बार याद देख लेना, निकोस क्रिस्टोडुलाइडेस। यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशीय यात्रा का प्रथम चरण था। इसके बाद G7 शिखर सम्मेलन हेतु कनाडा और क्रोएशिया दौरे। वर्ष 1964 से भारतीय सेना साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा रही है। जो साइप्रस है वहाँ पे भारतीय सेना क्या रही है? 1964 से ही साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा रही है, जहाँ 3 भारतीय जनरल कमांडर भी रहे हैं। साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों हेतु भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति अपना समर्थन फिर से व्यक्त किया है। मीन्स जो साइप्रस है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। भारत ने वर्ष 1974 में तुर्की के आक्रमण के बाद से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर साइप्रस की संप्रभुता व एकता का समर्थन किया। इसके बदले में भारत ने भी उसका कुछ मतलब एकता और संप्रभुता का समर्थन किया है। साइप्रस ने अपने को यूरोप में भारत के गेटवे या प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया है। मतलब यूरोप में भारत का गेटवे और प्रवेश द्वार कौन है? साइप्रस। और जो पिछला था, ये क्रोएशिया को मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना पर सहमति व्यक्त की गई है। ये था क्रोएशिया के लिए, और ये साइप्रस के लिए यूरोप में भारत के गेटवे या प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया गया। इस संदर्भ में साइप्रस ने भारतीय कंपनियों को शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल हब सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये मोदी जी को अब बार बहुत सारे कई देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मतलब मिलान करने के लिए भी आ सकता है। भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 प्रदान किया गया है। तो याद रखना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 प्रदान किया गया है। भारत, उसके बाद आता है भारत पराग्वे। 2 से 4 जून 2025 के मध्य पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पहली बार भारत आए। देखो, क्रोएशिया की 18 जून को थी, साइप्रस की 15-16 जून के करीब थी, और यह भारत पराग्वे की यात्रा है। इसके मध्य पराग्वे के राष्ट्रपति थे सैंटियागो पेना, पहली बार भारत आए थे। यह किसी पराग्वे राष्ट्रपति की दूसरी भारतीय यात्रा थी। अच्छा, यहाँ पे पराग्वे के राष्ट्रपति आए थे, पहली बार भारत आए थे। कौन? सैंटियागो पेना। यह किसी पराग्वे राष्ट्रपति की दूसरी बार भारत यात्रा थी। पराग्वे जो है वो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसको मतलब एक बार मैप में देख लेना, और इसकी कैपिटल भी देख लेना। इस यात्रा के दौरान इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। 2 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पराग्वे के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की थी। कहाँ पे इनकी मतलब मीटिंग चली थी? मोदी की और नरेंद्र मोदी जी की और पराग्वे के राष्ट्रपति की हैदराबाद हाउस में दिल्ली में। और पराग्वे के राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखना, सैंटियागो पेना। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, खनन और खनिज संसाधनों, कृषि और खाद्य सुरक्षा, हरित ऊर्जा, आईसीटी, डिजिटलीकरण, नवाचार, आपदा प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम पर व्यापक चर्चा की। मतलब बहुत सारे विषय थे जिन पे इन्होंने चर्चा की थी। दोनों पक्षों ने भारत मेरकोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के तहत मौजूदा व्यापार संबंधों को मजबूत करने और विस्तारित करने में अपनी रुचि का उल्लेख किया। यहाँ पे पूछ सकते हैं कि भारत मेरकोसुर अधिमान्य व्यापार समझौता किन दो देशों के बीच है? तो वो है भारत और पराग्वे के बीच। तो इसको भी इन्होंने मजबूत करने की बात की है। दोनों देशों ने पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन के अलावा इसरो के प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करके क्यूबसैट के विकास और प्रक्षेपण में इसरो के साथ सहयोग करने में पराग्वे अंतरिक्ष एजेंसी की रुचि का उल्लेख किया। मतलब मीन्स जो इसरो है उसके साथ पराग्वे की अंतरिक्ष एजेंसी है वो ये दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे और अंतरिक्ष के क्षेत्र में और ज़्यादा अपने आप को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। दोनों देश प्रक्षेपण सेवाओं, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, उपग्रह निर्माण और क्षमता विकास जैसे क्षेत्रों में अपने अपने अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के बीच वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को तेज करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 24 सदस्य के रूप में और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में पराग्वे के शामिल होने का स्वागत किया। तो यहाँ पे ये भी पूछा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पराग्वे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य जो है वो बना था? 16वां सदस्य। और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में पराग्वे के शामिल होने का भी स्वागत किया है भारत ने। उसके बाद आता है भारत अंगोला। वर्ष 2025 में भारत अंगोला अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। जो अंगोला जो है वर्ष 2025 में भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। दोनों देशों के बीच वर्ष 1985 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। तो कब इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए थे? 1985 में। इस उपलक्ष्य में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोन्साल्वेस लोरेंको 1 से 4 मई 2025 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर थे। जो वो पहले वाले थे वो थे जून की यात्रा थी और ये आ गई मई की यात्रा। 1 से 4 मई 2025 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे। कौन? अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल। पूरा नाम ना याद करके हम इतना याद कर सकते हैं, जोआओ मैनुअल, या फिर अगर पूरा नाम याद होता तो पूरा भी कर सकते हैं। यह अंगोला के किसी राष्ट्राध्यक्ष की 38 वर्ष बाद हुई पहली भारत यात्रा थी। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौता ज्ञापन इस प्रकार है। कौन कौन से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। मतलब जो आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणालियां हैं उनके साथ दोनों देश सहयोग करेंगे। कृषि के क्षेत्र में सहयोग करेंगे, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए किसने? अंगोला ने। और अंगोला ऐसा करने वाला 123वां सदस्य बना है। जो पराग्वे था वो था 100वां सदस्य और अंगोला है 123वां सदस्य। किस किस पे वो किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने समझौता ज्ञापनों पर? आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली पर, कृषि के क्षेत्र में सहयोग करने पर, संस्कृति के क्षेत्र में, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उसका सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 123वां सदस्य बना है। साथ ही भारत ने रक्षा खरीद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के अंगोला के अनुरोध को मंजूरी दी है। और अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है। भारत चिली संबंध। भारत और चिली के बीच वर्ष 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। मार्च अप्रैल 2019 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिली की राजकीय यात्रा की, जहां खनन, संस्कृति और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्रों में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। कौन कौन से? 1949 में तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुए थे। फिर उसके बाद 2019 में जो भारत के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने चिली की राजकीय यात्रा की थी और 3 समझौता ज्ञापन किए थे। किस किस के क्षेत्र में? खनन के क्षेत्र में, संस्कृति और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए। जो चिली के राष्ट्रपति है गैब्रियल बोरिक फोंट, उन्होंने 1 से 5 अप्रैल, ये है अप्रैल की,
इससे पहले वाली हमने देखी थी मई की। 1 से 5 अप्रैल 2025 के मध्य अपनी पहली भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे। अप्रैल में 1 से 5 अप्रैल 2025 के मध्य अपनी पहली भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे। उनकी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शिखर वार्ता हुई तथा वे आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी गए। तो दिल्ली में इनकी शिखर वार्ता हुई थी और उसके बाद ये कहाँ गए थे? आगरा गए, मुंबई गए और बेंगलुरु गए। 1 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति के मध्य, चिली के राष्ट्रपति कौन? गैब्रियल बोरिक फोंट। और उस टाइम मतलब जब रामनाथ कोविंद जी गए थे तो 3 समझौता ज्ञापन हुए थे, खनन, संस्कृति और दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर। ठीक है, याद रखना ये। और अभी आए थे 1 से 5 अप्रैल के बीच गैब्रियल बोरिक फोंट, चिली के राष्ट्रपति। 1 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति के मध्य नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर आदान प्रदान किया गया। कौन कौन से समझौता ज्ञापन हुए थे दोनों के बीच में? एक तो थी अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र। जो चिली देश है वो मतलब अंटार्कटिका के पास पड़ता है, तो अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र। और भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम हुआ था। राष्ट्रीय आपदा निवारण एवं प्रतिक्रिया सेवा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन, यानी कि आपदा प्रबंधन पर भी एक समझौता हुआ था। किस किस के बीच? राष्ट्रीय आपदा निवारण एवं प्रतिक्रिया सेवा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच। कोडेल्को और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अंटार्कटिका सहयोग हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए हुआ, आपदा प्रबंधन पर समझौता हुआ और एक उसके बीच में हुआ जो 2 कंपनियां हैं कोडेल्को और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन। ठीक है, अप्रैल 2025 में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए रूपरेखा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। अप्रैल 2025 में दोनों देशों ने इस पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, मतलब दोनों देश एक दूसरे के साथ आर्थिक साझेदारी करेंगे, इसके लिए भी एक रूपरेखा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। फिर है भारत थाईलैंड संबंध। भारत थाईलैंड के आधुनिक राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुए। देखो ये बहुत सारे देशों के मतलब कब स्थापित हुए ये हमें इतना याद रखने की शायद जरूरत भी नहीं है और इतना हमें याद रहेगा भी नहीं, तो हमें मतलब मेन बातें देखनी है इनकी। और वर्ष 2022 में उनकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2022 में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। बस ये देख सकते हैं किसके 50 वर्ष पूरे हुए, किसके 75 वर्ष पूरे हुए, ऐसे ऐसे देख लेना एक बार। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पेंतोगिटान सिनावात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 अप्रैल 2025 के मध्य थाईलैंड की यात्रा पर। ये भी अप्रैल में हुई थी। जो इससे पहले थी अंगोला वाली, वो कब हुई थी? मई में। और उसके बाद अंगोला के बाद चिली वाली जो थी, चिली के साथ जो हुई थी, चिली के राष्ट्रपति आए थे गैब्रियल बोरिक फोर्ट, ये अप्रैल में आए थे। और चिली के बाद अब थाईलैंड जो है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री उनकी भी नहीं, थाईलैंड के प्रधानमंत्री सॉरी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी 3 से 4 अप्रैल 2025 के मध्य थाईलैंड की यात्रा पर रहे थे। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री है पेंतोगिटान शिनावात्रा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा रही है। तो कौन सी यात्रा है नरेंद्र मोदी जी की? तीसरी यात्रा है थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी बताओ आप लोग क्या है? 3 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के मध्य द्विपक्षीय वार्ता की। जो 3 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। तो अप्रैल में गए थे ये, तो अप्रैल में ही 3 अप्रैल को इनकी दोनों की वार्ता हुई। दोनों वार्ता के बाद दोनों देशों के मध्य निम्न 6 समझौता हुए। कौन कौन से समझौते हुए थे दोनों देशों के बाद? दोनों देशों के बीच में भारत थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर संयुक्त घोषणा, दोनों एक दूसरे के साथ रणनीतिक साझेदारी करेंगे। थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय तथा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, मतलब डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है उसको मजबूत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत सरकार के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सागरमाला प्रभाग और थाईलैंड के संस्कृति मंत्रालय के ललित कला विभाग के बीच लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता ज्ञापन, यानी कि जो भारत का था बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का कौन सा प्रभाग? सागरमाला प्रभाग। और थाईलैंड का संस्कृति मंत्रालय का ललित कला विभाग, इन दोनों के बीच में
कौन सा समझौता हुआ? लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, मतलब गुजरात में समुद्री विरासत परिसर का विकास जो है वो किया जाएगा, इसके लिए एक समझौता हुआ है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और थाईलैंड के लघु और मध्यम उद्यम संवर्धन कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था। दोनों के जो लघु उद्योग और मध्यम उद्योग जो वो थे, उनके बीच में समझौता हुआ था। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और थाईलैंड के विदेश मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था। भारत के उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास लिमिटेड और थाईलैंड सरकार की क्रिएटिव इकोनॉमी एजेंसी के बीच समझौता हुआ था। भारत का तो उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और थाईलैंड का था क्रिएटिव इकोनॉमी एजेंसी, इसके बीच समझौता हुआ था, ताकि मतलब ये ऐसा मतलब हथकरघे के क्षेत्र में या क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में भी कुछ नया कर सके। ठीक है। भारत श्रीलंका संबंध, इसमें क्वेश्चन बताओ कि श्रीलंका जो है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत श्रीलंका एक प्रमुख स्थान रखता है। श्रीलंका में राजनीतिक परिवर्तन के बाद वामपंथी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति बने। कब? सितंबर 2024 में। सितंबर 2024 से जो श्रीलंका है उसके राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमारा दिसानायके, जिन्होंने दिसंबर 2024 में अपने प्रथम राजकीय विदेश यात्रा भारत की। तो इन्होंने अपनी प्रथम जो राजकीय विदेश यात्रा कहाँ की करी थी? भारत की। 4 से 6 अप्रैल में ही 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे। तो जो मोदी जी है वो श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर कब रहे थे? 4 से 6 अप्रैल के बीच में। इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 2019 में श्रीलंका का दौरा किया था। 2019 के बाद से अब 2025 में, और वो भी अप्रैल में। इस यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच निम्न 7 समझौता ज्ञापनों पर आदान प्रदान किया गया। विद्युत के आयात निर्यात के लिए HVDC इंटरकनेक्शन के कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन हुए। इसके बीच विद्युत के आयात निर्यात के लिए HDVC इंटरकनेक्शन के कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों के बीच, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के आयात निर्यात के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। डिजिटल परिवर्तन के लिए ये पूछा जा सकता है कि विद्युत की आयात निर्यात के लिए किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था? तो वो होता भारत और श्रीलंका के बीच। डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन किए गए। त्रिकोमालिक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग के लिए भारत सरकार, श्रीलंका सरकार और संयुक्त अरब सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन। जो त्रिकोमाली है उसको ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किन के बीच में हस्ताक्षर हुए थे? एक तो भारत सरकार के बीच में, श्रीलंका सरकार और संयुक्त अरब सरकार के बीच में। रक्षा सहयोग पर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन। फिर एक डिफेंस सेक्टर में हुआ समझौता दोनों के बीच में। पूर्वी प्रांत के लिए बहु क्षेत्रीय अनुदान सहायता पर समझौता ज्ञापन। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर, और भारतीय फार्माकोपिया आयोग और श्रीलंका के राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण के मध्य फार्माकोपिया सहयोग पर समझौता, मतलब एक इनके फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी एक समझौता ज्ञापन हुआ था। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसा पूछा जा सकता है कि जो श्रीलंका का मित्र विभूषण पुरस्कार है वो किसे मिला था हाल ही में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था वो। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका के किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो वो था श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान विदेश नेताओं को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। विदेश नेताओं को दिया जाने वाला क्या है? श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है ये। वह यह पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। फिर है भारत न्यूजीलैंड संबंध। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी, और अगस्त 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी न्यूजीलैंड का दौरा किया था। अगस्त 2024 में भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने किया था न्यूजीलैंड का दौरा। और 16 से 20 मार्च 2025 के मध्य न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे क्रिस्टोफर लक्सन, उनकी भारत की आधिकारिक यात्रा थी। कौन थे? कब? मार्च में। और किसकी? न्यूजीलैंड के जो पीएम थे क्रिस्टोफर लक्सन, उनकी आधिकारिक यात्रा थी भारत की। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जो 10वां रायसीना डायलॉग हुआ था दिल्ली में, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? जो न्यूजीलैंड के पीएम थे क्रिस्टोफर लक्सन, वो शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच निम्न समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया था। भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के बीच रक्षा सहयोग, मीन्स डिफेंस सेक्टर में दोनों के बीच में सहयोग, और भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और
न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के बीच अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर पारंपरिक मान्यता समझौता जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटरनेट टैक्सेस एंड कस्टम्स है वो भारत का, और न्यूजीलैंड का सीमा शुल्क सेवा, इनके बीच में एक आर्थिक ऑपरेटर पारंपरिक मान्यता समझौता हुआ था। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी पर सहयोग समझौता हुआ था। उसके बाद भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी पर समझौता ज्ञापन हुआ था। भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी पर, वानिकी पर और दोनों देशों के बीच शिक्षा पर और खेलों में भी दोनों के बीच में सहयोग स्थापित करने की बात की गई थी। इस दौरान न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल में शामिल हुआ। इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल में शामिल हुआ था। भारत मॉरिशस संबंध। मॉरिशस और भारत के संबंध निकटतम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों पर आधारित है। मॉरिशस की 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। तो मॉरिशस की 70% से ज्यादा आबादी कौन से मुल्क की है? भारतीय मुल्क की है। तो मॉरिशस को अक्सर ये क्या है, हिंद महासागर में पड़ता है मॉरिशस देश, तो इसको हिंद महासागर में भारत का द्वार कहा जाता है। उच्च स्तरीय संपर्क बहुत नियमित रहे हैं। उच्च स्तरीय संपर्क बहुत नियमित रहे हैं। 11 से 12 मार्च 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहे। तो ये भी मार्च में रहे थे मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर नरेंद्र मोदी जी। इससे पूर्व वे 2015 में इस देश की यात्रा पर गए थे। मॉरिशस की यात्रा उन्होंने इससे पहले कब करी थी? 2015 में करी थी। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। जब वो 2015 की यात्रा पर गए थे मॉरिशस की, तो उन्होंने मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह था, उसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया था। इस समारोह के दौरान उन्हें मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एक हमने पहले भी पढ़ा था, किसका पढ़ा था सर्वोच्च नागरिक सम्मान? देखना पड़ेगा, इसका पढ़ा था सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये था इसका साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था नरेंद्र मोदी जी को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 प्रदान किया गया था। किसका? साइप्रस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस। इनमें बहुत कंफ्यूजन होगी तो इनको बार बार देखते रहिएगा। अभी किसकी चल रही है? मॉरिशस की। तो मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। वो कौन सा है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो ये इंडियन ओशन में है ये देश, तो इसको याद रखना, की ऑफ द इंडियन ओशन। इससे मतलब यहाँ से थोड़ा रिलेट कर लेना इसे। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। कौन सा सम्मान पाने वाले? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिया है। जो वहाँ के राष्ट्रपति है धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड दिया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध। 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर गए थे। कब? 13 फरवरी 2025 को। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के पश्चात यह प्रधानमंत्री की पहली अमेरिकी यात्रा थी। हालांकि इनकी शपथ ग्रहण समारोह में वो नहीं गए थे, वहाँ पे हमारे विदेश मंत्री गए थे। और यहाँ पे उसके बाद 13 फरवरी को इन्होंने यात्रा करी थी। पहली अमेरिका यात्रा थी उनकी, उनके शपथ ग्रहण के बाद। इस दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा व्यापार इन दोनों नेताओं ने रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। ये बहुत सारे ऐसे ही पॉइंट होते हैं, मतलब कि जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की थी वो थे सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, व्यापार के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए, ऊर्जा के लिए। दोनों नेताओं ने 21वीं सदी के लिए संयुक्त रूप से भारत अमेरिका समझौतों पर शुभारंभ किया था। दोनों नेताओं ने 21वीं सदी के लिए संयुक्त रूप से भारत अमेरिका समझौतों पर का शुभारंभ किया था। यह समझौता सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए है। दोनों नेताओं ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मद्देनजर वर्ष 2025 के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभकारी बहु क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत करने की योजना की भी घोषणा की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने 21वीं सदी में अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नई 10 वर्षीय रूपरेखा को अंतिम रूप देने की योजना की घोषणा की।
किस योजना की 10 वर्षीय रूपरेखा, किस चीज की? रक्षा साझेदारी की, डिफेंस सेक्टर में 10 वर्षीय रूपरेखा। और दोनों नेताओं ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत करते हुए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। ट्रस्ट पहल किससे रिलेटेड है? महत्वपूर्ण और जो उभरती प्रौद्योगिकी है उन दोनों में दोनों देश सहयोग करेंगे एक दूसरे का। कौन? भारत और अमेरिका। यह है ट्रस्ट पहल, इससे रिलेटेड। ट्रस्ट पहल से अर्थ है रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों में परिवर्तन लाना, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके दोनों देश के जो संबंध है उसमें बदलाव लेके आना है। इन्होंने इंडस इनोवेशन की शुरुआत की। इंडस इनोवेशन ट्रस्ट पहल और एक की 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी पहल की शुरुआत की थी। इंडस इनोवेशन की शुरुआत की। यह एक नवाचार सेतु है जिसे रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सफल इंडस एक्स प्लेटफॉर्म के आधार पर तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। इंडस इनोवेशन पहल का है अंतरिक्ष और ऊर्जा और अन्य उभरती जो तो प्रौद्योगिकियां उन पर ध्यान केंद्रित करना। भारत और नाइजीरिया संबंध कितने रह गए इसमें? हम्म, अभी तो कोई पेज है। भारत नाइजीरिया संबंध 16 से 17 नवंबर 2024 के मध्य है। नवंबर की है ये 2024 की बात। उसके मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबुजा नाइजीरिया की राजकीय यात्रा संपन्न की। कहाँ की? अंबुजा नाइजीरिया की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह विगत 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम नाइजीरिया यात्रा थी। 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कौन सी यात्रा थी? प्रथम नाइजीरिया यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 1969 के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नेता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि 1969 के बाद से ये पुरस्कार किसी को दिया ही नहीं गया था। तो उसके बाद से अभी ये प्रथम विदेशी नेता कौन बने? 1969 के बाद से भारत के प्रधानमंत्री। और कौन सा? नाइजीरिया का सम्मान है ये। नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? बोला अहमद टिनुबू। और विगत 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी, यानी 17 वर्ष पहले करी गई थी। और कब करी गई यात्रा? नवंबर 2024 में करी गई है। उसके बाद है उन्होंने यह पुरस्कार उनके राजनीतिक कौशल और भारत नाइजीरिया संबंधों को मजबूत करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है, यानी कि उनका कुछ योगदान है भारत और नाइजीरिया के संबंधों को मजबूत करने में। उसके लिए इन्हें ये जो इसका राष्ट्रीय अवार्ड है नाइजीरिया का वो दिया गया है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। फिर है भारत गुयाना संबंध नवंबर 2024 के मध्य। ये भी नवंबर में थी, वो भी नवंबर में थी। ये 16 से 17 नवंबर है। ये 19 से 21 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की आधिकारिक यात्रा की, राजकीय यात्रा की। वर्ष 1968 के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम गुयाना यात्रा थी, यानी कि 1968 में करी गई थी यात्रा गुयाना की। उसके बाद से ये पहली थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली ने भारत की यात्रा की थी, यानी कि 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति ने करी थी यात्रा भारत की। कौन थे? मोहम्मद इरफान अली। लेकिन भारत की ये 1968 के बाद से पहली यात्रा है। श्री अली यानी मोहम्मद इरफान अली ने इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। यानी कि जो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, यानी इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? इंदौर एमपी में। उसके मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था? जो गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली। उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्राप्त प्रदान किया गया, यानी कि प्रवासी भारतीय सम्मान जो है किसे मिला? गुयाना के राष्ट्रपति को। जॉर्ज टाउन गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत कैरिकोम शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। कहाँ पे? जॉर्ज टाउन गुयाना में। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन क्या है? 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन गुयाना में दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में कैरिबियाई समुदाय के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? जो कैरिबियाई समुदाय है उसके राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो
कैरिकोम शिखर सम्मेलन था वो क्या था, ये था भारत जो कैरिकोम शिखर सम्मेलन था वो था कैरिबियाई समुदाय के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष के बीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये सम्मेलन हुआ था। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सह अध्यक्षता किसने करी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कैरिकोम के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष डिकोन मिशेल द्वारा की गई थी। जो कैरिकोम के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डिकोन मिशेल। ये थे ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा की गई थी। और सह अध्यक्षता किसने करी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ज्ञातव्य है कि प्रथम भारत कैरिकोम शिखर सम्मेलन 25 सितंबर 2019 को आयोजित हुआ था। ये था मतलब ये वाली जो थी वो दूसरी थी, दूसरी कब हुई थी? नवंबर 2024 में। और जो पहली हुई थी वो कब हुई थी? सितंबर 2019 को आयोजित हुई थी। फिर है भारत सिंगापुर, इनके बीच में देखेंगे संबंधों की वो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। कब? सितंबर 2024 में। प्रधानमंत्री सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री थे लॉरेंस वोंग, उनके निमंत्रण पर नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2024 को सिंगापुर की यात्रा संपन्न की थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं सिंगापुर यात्रा थी, यानी कि 5वीं सिंगापुर यात्रा थी। इसके पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिंगापुर की 4 यात्राएं संपन्न करी थी, यानी कि 4 यात्राएं तो उन्होंने पहले कार्यकाल में करी थी। और ये जो थी इनकी दूसरी यात्रा, सॉरी 5वीं यात्रा जो थी इनकी अब तीसरे कार्यकाल के दौरान है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है। यानी कि 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया था। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान देशों में जो सिंगापुर है, मतलब सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड किसके साथ होता है? सिंगापुर के साथ। और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी एक प्रमुख स्रोत है, यानी कि जो हमारा हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई आता है हमारा, वो भी सिंगापुर से हमें बहुत ज्यादा मिलता है। और इस यात्रा के दौरान तो मतलब सिंगापुर हमारा एक मतलब अच्छा पार्टनर है व्यापार के उसमें भी और एफडीआई के क्षेत्र में भी। इस यात्रा के दौरान तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सिंगापुर वाला। सबसे ज़्यादा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? सिंगापुर। और एफडीआई भी यहाँ से बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। तो इनकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और ये नरेंद्र मोदी जी की 5वीं यात्रा थी। चार चार यात्रा इन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान करी थी और अभी एक यात्रा इनकी 2025 में संपन्न हुई है। कब? सॉरी 2024 में संपन्न हुई है, 4 से 5 सितंबर 2024 को। 4 समझौता ज्ञापन एमओयू कौन कौन से साइन हुए इनके बीच में? डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग करेंगे दोनों, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि शैक्षणिक सहयोग और कौशल विकास में, यानी कि शैक्षणिक सहयोग करेंगे एक दूसरे के साथ। और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी इन दोनों ने सहयोग किया। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सहयोग किया। और भारत सिंगापुर अर्धचालक परिचालन साझेदारी, यानी कि इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप। उल्लेखनीय है कि अर्धचालक परितंत्र पारितंत्र साझेदारी पर हस्ताक्षरित एमओयू का उद्देश्य भारत के विकासशील अर्धचालक उद्योग को सहायता प्रदान करना है, यानी कि जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में सिंगापुर जो है एक अच्छा मतलब योगदान करता है, तो भारत ने उसके साथ सहयोग किया है इसमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के क्षेत्र में, ताकि भारत भी अपने जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम उसको डेवलप कर पाए। साथ ही इस एमओयू के माध्यम से सिंगापुर की अर्धचालक निर्माता कंपनियों और संबंधी जो आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में भागीदारी करने की सुविधा प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की अर्धचालिक और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एईएम का दौरा किया था, यानी कि जो इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो इनकी कंपनी है एईएम, अग्रणी कंपनी है, उसका भी दौरा किया इन्होंने। प्रधानमंत्री ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालिक कंपनियों को आमंत्रित किया था, यानी कि जो ग्रेटर नोएडा में, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा सकता है कि जो सेमिकॉन इंडिया वो हुई थी, प्रदर्शनी हुई थी, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? ग्रेटर नोएडा में। और इसमें जो सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियां थी उन्होंने भाग लिया था। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र, इंडियाज फर्स्ट तिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर, सिंगापुर में खोलने की घोषणा की थी इस यात्रा के दौरान। उल्लेखनीय है कि महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुर ने तिरुकुरुल नामक काव्य की रचना की थी। तो इसी के उसमें ये है, इसी के उस पे इसका नाम पड़ा है तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र, जो तमिल कवि थे
महान तमिल कवि और संत थे। तिरुवल्लुवर ने तिरुकुल्लुर नामक काव्य की रचना की थी। ठीक है, फिर है भारत ब्रुनेई दारुसलाम 3 से 4 सितंबर। ब्रुनेई जो है जो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो ब्रुनेई है उसकी राजधानी क्या है, क्योंकि जो देश करंट में रहते हैं तो उनकी राजधानियां में देख लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं वो। भारत ब्रुनेई दारुसलाम सितंबर में ही 2024 के मध्य ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई दारुसलाम की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। कब? सितंबर 2024 में। किसके निमंत्रण पर? ब्रुनेई के सुल्तान थे हाजी हसनल बोल्किया, इनके निमंत्रण पर करी थी मोदी जी ने ब्रुनेई की यात्रा। और ब्रुनेई की राजधानी बताइएगा। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। किसी भारत के प्रधानमंत्री की पहली क्या थी? द्विपक्षीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है ब्रुनेई यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई थी। उल्लेखनीय है कि ब्रुनेई के सुल्तान ने वर्ष 1992 एवं वर्ष 2008 में भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। ज्ञातव्य है कि मतलब जो ब्रुनेई के सुल्तान थे, नाम तो याद रहना मुश्किल है लेकिन 2-4 बार देख लेना तो हो जाएगा। हाजी हसनल बोल्किया। उल्लेखनीय है कि ब्रुनेई के सुल्तान ने वर्ष 1992 एवं वर्ष 2008 में भारत की राजकीय यात्रा संपन्न करी थी। ज्ञातव्य है कि ब्रुनेई के सुल्तान 26 जनवरी 2018 को भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर अन्य आसियान सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ मुख्य अतिथि थे। जो 1992 में हुई थी उनकी एक यात्रा, एक 2008 में हुई थी। फिर उसके बाद 2018 में भी हुई थी, लेकिन वो द्विपक्षीय यात्रा नहीं थी। 2018 में वो आसियान राष्ट्राध्यक्ष जो हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित थे, उनके मुख्य अतिथि के रूप में हुई थी वो। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिषद का उद्घाटन किया। किसका? ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिषद का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान बांदरसेरी बेगावन में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। अच्छा, ये ब्रुनेई की राजधानी इन्होंने यहाँ भी दे दी, बांदरसेरी बेगावन। ये ब्रुनेई की कैपिटल है। और इस यहाँ पे स्थित एक मस्जिद है, कौन? उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, इसका भी दौरा किया था। तो ब्रुनेई की राजधानी है बांदरसेरी बेगावन और यहाँ पे उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया था प्रधानमंत्री ने। ज्ञातव्य है कि इस मस्जिद का नामकरण ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन III के नाम पर किया गया था। ये जो मस्जिद है इसका ये नामकरण किया गया था, वहाँ का सुल्तान था 28वां, उसके नाम पर। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर, यानी कि अंतरिक्ष जो क्षेत्र है, उपग्रह, प्रक्षेपण यान, इनके लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। ज्ञातव्य है कि ISTRAC इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने ब्रुनेई सहित कई अन्य स्थानों पर भू स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। यानी कि ये जो है ISTRAC इसरो का है टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। इसने ब्रुनेई के साथ साथ बहुत सारे स्थानों पर भी अपने मतलब ग्राउंड स्टेशन यानी कि ग्राउंड स्टेशन का नेटवर्क स्थापित किया इन्होंने। ठीक है, ताकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग कर सके। ज्ञातव्य है कि इसरो के सभी उपग्रह प्रमोशन यानी मिशनों के लिए ISTRAC बेंगलुरु को ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसरो के सभी जो उपग्रह और प्रमोशन यानी मिशन है उसके लिए ISTRAC का जो बेंगलुरु वाली वो है, ISTRAC जो बेंगलुरु है उसको ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी कि वो उसको हेल्प करेगा इसके सभी उसमें मिशनों में। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने बांदरसेरी बेगावन और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान प्रारंभ किए जाने का मतलब कि समझौता किया है। मतलब कि बांदरसेरी बेगावन से चेन्नई के बीच दोनों डायरेक्ट उड़ान। फिर है भारत यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। कब? अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा संपन्न करी थी। किसके निमंत्रण पर? जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, उसके निमंत्रण पर। वर्ष 1992 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। मतलब कि अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा नहीं की थी और ये पहली थी इनकी यात्रा। इस यात्रा के दौरान कीव यूक्रेन की राजधानी होगी, कीव स्थित मैरिन्स्की पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। तो कहाँ पे करी थी? मैरिन्स्की पैलेस था यूक्रेन का, कीव में स्थित, वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात हुई। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व जून 2024 में
अपुलिया इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों देशों के मध्य बैठक आयोजित हुई थी। जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था जून 2024 में, कहाँ पे? अपुलिया इटली में। इसमें भी इन दोनों नेताओं ने आपस में मीटिंग करी थी। ज्ञातव्य है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन गंगा के तहत, अच्छा, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो वहां से जो भारतीय नागरिक थे उनको सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। ये कई बार पूछते हैं, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन ब्रह्म, ऑपरेशन करुणा, ऐसे कावेरी, बहुत सारे ऑपरेशन है ये। इनको एक बार देख लेना, क्योंकि ये मिलान करने पूछ लेते हैं। उल्लेखनीय है कि तो ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड हो गया? यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। उल्लेखनीय है कि 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था। स्विट्जरलैंड में आयोजित था यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन, कब? जून 2024 को हुआ था। इसमें भी भारत ने भाग लिया था। 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन द्वारा लगभग 10 घंटे की यात्रा के पश्चात कीव पहुंचे थे। मतलब कि अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी यात्रा करी थी उसकी यूक्रेन की। तो 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के पड़ोसी देश है पोलैंड से रेल फोर्स 1 ट्रेन का नाम है ये, रेल फोर्स 1, इससे 10 घंटे की यात्रा करके कीव पहुंचे थे। ज्ञातव्य है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण प्रारंभ किए जाने के बाद से ही यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद है। यानी कि जो यूक्रेन है उसका जो हवाई क्षेत्र है वो बंद है। इसकी वजह से उन्होंने ये रेल फोर्स 1 नामक जो ट्रेन है उससे यात्रा करी थी उनकी। यूक्रेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में ओएसिस ओएसिस ऑफ पीस पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ओएसिस ऑफ पीस पार्क कहाँ है? यूक्रेन में। इसकी यहाँ पे है, महात्मा गांधी की प्रतिमा है, उन्होंने उन पर श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निम्न 4 समझौते हुए। किस किस सेक्टर में समझौते हुए? एक तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वहाँ पे युद्ध चल रहा है तो दवाइयों की बहुत ज़्यादा और खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो खाद्य एक तो समझौता इसलिए खाद्य पर हुआ था। खाद्य और कृषि उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर, एक मेडिकल के क्षेत्र में भी, क्योंकि दवाइयों की और उसकी खाने की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग हुआ था। उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए भी भारतीय मानवीय अनुदान सहायता, और वर्ष 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम। यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स प्रदत्त कराई गई थी, जो इसमें अगस्त 2024 को अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूब प्रदान की गई थी। ये क्या होती है? मतलब मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड होती है ये। इसमें क्या होता है, एक पूरा क्यूब टाइप की होती है एक, और इसमें ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनकी वजह से जो घायल सैनिक है उनका उपचार किया जा सकता है। इन क्यूब्स के माध्यम से घायलों के त्वरित उपचार में मदद मिलेगी, साथ ही यह अनमोल जीवन की रक्षा में भी सहयोग देगा। सभी प्रकार की चोटों, जख्मों और चिकित्सीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक भीष्म क्यूब औषधि और उपकरणों से सुसज्जित है। यह बुनियादी शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरणों से भी युक्त है। मतलब यहाँ पे अगर सर्जिकल इक्विपमेंट की जरूरत है, अगर किसी की सर्जरी वर्जरी करनी है, तो वो भी उपकरण इसमें है। भीष्म क्यूब सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत और ऑक्सीजन उत्पन्न करने में भी सक्षम है। मतलब कि लिमिटेड फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन भी उत्पन्न करने में सक्षम है भीष्म क्यूब्स। और भीष्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, आरोग्य मैत्री परियोजना का एक अंग है। मतलब अगर हम पूछे, मतलब अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि भीष्म जो है वो किस परियोजना का अंग है, तो ये आरोग्य मैत्री परियोजना का एक अंग है। इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी गई है। विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल हॉस्पिटल, स्वदेशी पोर्टेबल, यानी कि इसको कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, इसकी संज्ञा दी गई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2024 में 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म इकाइयों को अयोध्या में तैनात किया गया था। यानी कि अयोध्या में जनवरी 2024 में इसको आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब्स भीष्म इकाई है, उनको अयोध्या में भी तैनात किया गया था। इसको उद्देश्य श्री राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान चिकित्सीय तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करना। यानी अगर मतलब कोई मेडिकल कंडीशन आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए इमरजेंसी की, तो इसकी वजह से वहाँ पे इन भीष्म क्यूब्स को, 2 भीष्म क्यूब को तैनात किया गया था वहाँ पे भी। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भीष्म क्यूब का अपनी तरह का प्रथम पैरा ड्रॉप अभियान संचालित किया गया था।
भारत पोलैंड संबंध कितने रह गए? बस थोड़ा सा ही रह गया अब तो। भारत पोलैंड संबंध 21 से 22 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। 21 से 22 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। यह विगत 45 वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी। कब? अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। यह विगत 45 वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व वर्ष 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड की यात्रा पर गए थे। मतलब कि 1979 के बाद से अब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उस टाइम कौन गए थे? मोरारजी देसाई पोलैंड की यात्रा पर। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वॉर्सा में डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अच्छा, पोलैंड की कैपिटल देख लेना, यहाँ पे वार्सा है। इसमें वार्सा कैपिटल जो है उसमें है कौन? डोबरी महाराजा स्मारक, उस पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और उल्लेखनीय है कि यह स्मारक वर्षा में गुड महाराजा स्क्वायर पर स्थित है। स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा, इस पर स्थित है यह स्मारक। और यह स्मारक स्थल नवानगर के जाम साहिब दिग्विजय सिंह की रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों और सरकार के सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है। मतलब इसकी है यह स्मारक नवानगर के जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों और सरकार के सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है। ज्ञातव्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाम साहिब ने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण प्रदान की थी। तो इसकी वजह से ये लोग इसका सार्वजनिक कृतज्ञ हैं अभी भी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने क्या की थी? पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण प्रदान की थी। प्रधानमंत्री ने वॉर्सा स्थित कोल्हापुर स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर की रियासत द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति प्रदर्शित की गई उदारता को समर्पित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के वलीवडे में स्थापित कैंप में पोलिश लोगों को शरण दी गई थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वार्सा में मोंटे कैसिनो युद्ध इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वार्सा में मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता की याद दिलाता है। कौन सी मोन्यूमेंट है? मोन्यूमेंट टू द बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो। यह इन सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में मोंटे कैसिनो के प्रसिद्ध युद्ध में एकजुट होकर युद्ध किया था। मोंटे कैसिनो का युद्ध हुआ था उस टाइम पे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जाम साहिब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक नई पहल की भी घोषणा की। कौन सी पहल? जाम साहिब, इसका तो पता चल गया कि इन्होंने इनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हेल्प करी थी। तो इन्होंने जाम साहिब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की एक पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत प्रतिवर्ष 20 पोलिश युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि याद रखना 20 पोलिश युवाओं को, 20 मतलब इसकी संख्या याद रखना, 20 पोलिश युवाओं को कहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा? भारत में। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क पोलैंड के पीएम है डोनाल्ड टस्क के बीच बैठक का आयोजन किया गया। इन दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया है। इस रणनीतिक साझेदारी को क्रियान्वित करने के लिए दोनों देश वर्ष 2024 से 28 के लिए एक 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर सहमत हुए। एक 5 ईयर ज्वाइंट एक्शन प्लान फॉर 2024 से 2028। ठीक है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्सा स्थित बेलवेडर पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से भी मुलाकात की। अच्छा, पीएम तो थे इसके डोनाल्ड टस्क, और उसके बाद वार्सा स्थित जो बेलवेडर पैलेस है उसमें पोलैंड के राष्ट्रपति है आंद्रेज सेबेस्टियस डूडा, उनसे भी मुलाकात करी थी। फिर है भारत मलेशिया संबंध। अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। जो मलेशिया है उसके प्रधानमंत्री हैं दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम। उन्होंने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न करी थी। नवंबर 2022 में मलेशिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। यानी कि 2022 में इन्होंने पद ग्रहण किया था। किन्होंने? दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने। उसके बाद इनकी है पहली भारत की यात्रा थी।
साथ ही यह मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में श्री इब्राहिम की किसी दक्षिण एशियाई देश की पहली यात्रा थी। किसी दक्षिण एशियाई देश की पहली यात्रा, भारत की भी पहली यात्रा और मलेशिया के प्रधानमंत्री की। कब? अगस्त 2024 में। प्रमुख योजनाएँ कौन-कौन सी इनके द्वारा जो दोनों देशों ने मिलके वो करी थी यात्रा के दौरान मतलब सहमत हुए दोनों देश। भारत सरकार द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के एकमुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई। यानी कि मलेशिया को भारत सरकार क्या देगी? 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल। बासमती नहीं, गैर बासमती सफ़ेद चावल। फिर दूसरा है मलेशिया के संस्थापक सदस्य के रूप में आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया गया। मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय किसने लिया? मलेशिया ने। 2 हो गई घोषणाएँ, एक तो गैर बासमती चावल उपलब्ध कराएँगे सफ़ेद चावल 2 लाख मीट्रिक टन। दूसरा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य के रूप में। तीसरा है यूटीएआर यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी। यानी कि एक आयुर्वेदिक जो पीठ है टाइप की है चेयर उसकी स्थापना की जाएगी मलेशिया में। किस नाम से है? यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान इसकी। मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुर पीठ की स्थापना की जाएगी। जो मलाया यूनिवर्सिटी है मलेशिया में वहाँ पे कौन सी पीठ की स्थापना की जाएगी? भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुर पीठ, तिरुवल्लुर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज की स्थापना करी जाएगी। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना करी जाएगी। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद। एक भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन स्टार्टअप अलायंस के तहत दोनों देशों ने स्टार्टअप कार्यतंत्र के मध्य सहयोग की घोषणा की। मतलब इकोसिस्टम के क्षेत्र में दोनों देश सहयोग करेंगे, डिजिटल क्षेत्र में दोनों देश सहयोग करेंगे और भारत द्वारा अपने यूपीआई को मलेशिया के पेनेट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है। जो भारत का यूपीआई है, पेमेंट सिस्टम है ये यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसको मलेशिया का जैसे भारत का यूपीआई से मलेशिया का कौन सा है? पेनेट, उसके साथ एकीकृत करने की घोषणा की है। तीर्थ यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और स्वदेशी वापसी, आयुर्वेद एवं चिकित्सा के अन्य पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू सहित कुल 8 समझौते हुए इनके बीच में। मेन सा देख लेना, एक तो ये यूपीआई वाला और एक ये वाला भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुर पीठ स्थापित करी जाएगी मलेशिया में। एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य, एक यहाँ पे आयुर्वेदिक चेयर स्थापित करी जाएगी और एक ये 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती चावल। फिर है सिद्ध यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य ये हो गया था। साथ ही 19 अगस्त 2024 को आयोजित 9वें भारत मलेशिया सीईओ फोरम की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। भारत वियतनाम 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फोम मिन चिन ने भारत की राजकीय यात्रा की। फोम मिन चिन, अच्छा नाम है, फोम मिन चिन ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। कब? 30 जुलाई से 1 अगस्त। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के नात्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। कौन सी यूनिवर्सिटी? टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में किस पार्क का? आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया था। और वियतनाम के जो प्रधानमंत्री थे फोन मिन चिन, उन्होंने भारत की यात्रा की थी जुलाई अगस्त 2024 में। इस पार्क का निर्माण भारत की सहायता से किया गया है और वियतनाम द्वारा CDRI कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने की घोषणा की गई है। जो वियतनाम है उसके द्वारा कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो आपदा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, मतलब जो आपदा में भी वो हो सके, उसके मतलब उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े आपदा का भी। दोनों देशों के मध्य वर्ष 2024 से 28 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। प्लान ऑफ एक्शन पर, यानी 2024 से 2028 के मध्य प्लान ऑफ एक्शन पर समझौता किया गया किसके? वियतनाम और भारत के बीच। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 9 समझौते हुए। रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा वियतनाम सरकार को प्रदान की गई $300 मिलियन की ऋण सहायता के तहत ऋण समझौते हस्ताक्षरित हुए। भारत सरकार के द्वारा वियतनाम सरकार को $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास और सहयोग पर MOU का हस्ताक्षर किया गया है। फिर है भारत रूस
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य मॉस्को रूस की यात्रा की थी। जुलाई 2024 में रूस की यात्रा करी थी। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच में 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जो 2021 वाला हुआ था वो था 21वां शिखर सम्मेलन था, 21वां था और 21 में ही हुआ था। 2021 में वो नई दिल्ली में हुआ था। और 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ये कब हुआ था? 2024 में। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के पश्चात एक संयुक्त वक्तव्य ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसका शीर्षक था भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी। ज्वाइंट एक स्टेटमेंट जारी करी गई थी 22वें शिखर सम्मेलन के बाद। वो कौन सी थी? इंडिया रशिया एंड्योरिंग एंड एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप, यानी कि भारत रूस स्थायी और विस्तारित साझेदारी। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की थी। 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार। दोनों नेताओं ने 2030 तक $100 बिलियन का, मतलब ये 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार करेंगे दोनों देश एक दूसरे के साथ। चेन्नई व्लादिवोस्तिक समुद्री गलियारा। अच्छा, आप इसमें ये बता सकते हैं कि अभी करंट में इन दोनों के बीच में कितना व्यापार है और अमेरिका के साथ कितना व्यापार है भारत का। चेन्नई व्लादिवोस्तिक समुद्री गलियारा। भारत और रूस चेन्नई व्लादिवोस्तिक समुद्री गलियारे को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर है। कौन सा? चेन्नई व्लादिवोस्तिक समुद्री गलियारा। भारत और रूस जो है वो चेन्नई व्लादिवोस्तिक समुद्री गलियारे को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर है। ज्ञातव्य है कि चेन्नई व्लादिवोस्तिक समुद्री गलियारा। और वर्ष 2019 में भारत और रूस ने अपने संबंधित शहरों, भारत का है चेन्नई और उसका रशिया का कौन सा है? व्लादिवोस्तिक, उसमें स्थित बंदरगाह यानी पोर्ट्स को आपस में संबद्ध करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। यानी जो 2019 में इन दोनों ने मंशा व्यक्त की थी कि चेन्नई को, भारत के चेन्नई को उसके जो रूस का व्लादिवोस्तिक जो बंदरगाह है उसके साथ एक दूसरे को कनेक्ट किया जाएगा। 2019 में की थी। और अभी इसका कुछ नहीं है, मतलब बताया गया। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान कुल 9 MOU समझौते हस्ताक्षरित हुए थे। ये कौन कौन से थे ये? 2024 से 29 की अवधि के लिए रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में सहयोग का कार्यक्रम। यानी 2024 से 29 की अवधि में जो रूस के जो ईस्ट वाले एरिया है, सुदूर ईस्ट वाले, मतलब कि इस साइड वाले जहाँ पे चाइना की साइड है, इसका सुदूर ईस्ट वाले क्षेत्रों में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें सहयोग किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन और निम्न कार्बन विकास के मुद्दे पर MOU। जलवायु परिवर्तन पर और निम्न कार्बन विकास, इस पर एक समझौता हुआ था। एक है कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला के सामान्य क्षेत्र में सहयोग के संबंध में। एक ध्रुवीय क्षेत्र पोलर रीजन में अनुसंधान और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, यानी कि जो रशिया है वो ऊपर पोलर रीजन के पास है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान और लॉजिस्टिक में सहयोग। और एक प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर MOU ब्रॉडकास्टिंग के रीजन में। रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार है। 9 जुलाई 2024 को मॉस्को के क्रेमलिन स्थित सेंट एंड्रयू हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। कब? जुलाई 2024 में। किसको किया गया? मोदी जी को किया गया। रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार है कौन सा? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, इससे सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। पहले भारतीय नेता कौन बने इससे? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी जी। रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास। 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अपने इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को स्थापित किए जाने की घोषणा की है। यानी कि रूस में 2 दूतावास खोले जाएंगे, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास। ये 2 नए वाणिज्यिक दूतावास रूस के शहर कजान एवं येकातेरिनबर्ग इसमें स्थापित किए जाएंगे। एक कजान में और एक येकातेरिनबर्ग में स्थापित किया जाएगा।
थैंक यू।